जय श्री राम। आइए कुछ राष्ट्र के बारे में चिंतन मनन करते हैं। आज क्या कुछ माहौल चल रहा है, किस तरह का उपद्रव, किस तरह की अशांति, किस तरह का बैर विरोध हमारे देश में चल रहा है। आज उसकी तरफ निगाह गई तो एक रचना तैयार हुई है और आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। तो पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा, लगता दुश्मन हाथ बिक रहा। पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा, लगता दुश्मन हाथ बिक रहा। सिख गुरुओं का मान मिटाकर बनता खालिस्तान दिख रहा। पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा, लगता दुश्मन हाथ बिक रहा। सिख गुरुओं का मान मिटाकर बनता खालिस्तान दिख रहा है, बनता खालिस्तान दिख रहा। पाक न टूटा किंतु आज, पाक न टूटा किंतु आज खुद हिंद टूटता दिखता है। पाक न टूटा किंतु आज खुद हिंद टूटता दिखता है। रक्षक बनके भक्षक क्यों गंदा इतिहास ये लिखता है। भारत से एक प्रांत मिट रहा, राष्ट्रद्रोह इतिहास लिख रहा। पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा, लगता दुश्मन हाथ बिक रहा। सिख गुरुओं का मान मिटाकर बनता खालिस्तान दिख रहा। एक नहीं कई प्रांत तोड़कर ले लेने की साजिश है। एक नहीं कई प्रांत तोड़कर ले लेने की साजिश है। भारत हिंदू वेश धरे बहु जिन्ना और बहु हाफिज है। एक नहीं कई प्रांत तोड़कर ले लेने की साजिश है। भारत हिंदू वेश धरे बहु जिन्ना और बहु हाफिज हैं। बंग कोच पंजाब बचाओ, बंग कोच पंजाब बचाओ। बनता शत्रु शिकार दिख रहा। पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा। बंग कोच पंजाब बचाओ, बनता शत्रु शिकार दिख रहा। राष्ट्र शत्रु मंशा खराब कर, राष्ट्र शत्रु मंशा खराब कर देश तोड़ना चाह रहे। सत्ता मद में अंधे बनकर लुटे हुए भर आ रहे। हाथ आज जिनके जो प्रांत वह दिखता खुद के नाम लिख रहा। पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा, दिखता दुश्मन हाथ दिख रहा। राष्ट्रपति शासन लागू कर तीनों प्रांत बचाओ। राष्ट्रपति शासन लागू कर तीनों प्रांत बचाओ। वरना इन्हें आजाद बनाकर फिर भारत तुड़वाओ। निश्चित ऐसा ही विचार कुछ मिल सातिर से शत्रु सीख रहा। पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा, दिखता दुश्मन हाथ दिख रहा। लायक फिर नालायक बनकर गर्दिश पथ अपनाए हैं। लायक फिर नालायक बनकर गर्दिश पथ अपनाए हैं। सत्ता सुख की हवस भयंकर मनमत बीच बसाए हैं। खेदजनक कुकृत्य अपना, खेदजनक कुकृत्य अपना, अपना कायर के हाथ बिक रहा। पंजाब बना कुछ पाक दिख रहा, लगता दुश्मन हाथ बिक रहा। सिख गुरुओं का मान मिटाकर बनता खालिस्तान दिख रहा। ये रचना क्या कुछ आज के परिदृश्य में घटित होते नहीं दिख रही है। जिन सिख गुरुओं का योगदान
भारतवर्ष की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए जितना उज्जवल सिख गुरुओं का योगदान रहा है, निसंदेह उसे संपूर्ण भारत कभी भुला नहीं सकता है। उनके इतने बड़े त्याग बलिदान के सामने पूरा भारतवर्ष उनके चरणों में नतमस्तक होता है। ये सिख गुरुओं की परंपरा रही है। लेकिन आज उन्हीं सिख गुरुओं के वंशज कुछ ऐसे जन्म ले लिए हैं जो राष्ट्रद्रोह को अपना करके इस तरह का अधर्म अनीति करने पर उतारू हो गए हैं। ठीक है, अगर आप अपना कोई डिमांड लेकर के आए हैं, सरकार से मनवाना चाह रहे हैं, तो मनवाने का एक तरीका होता है। किसान अन्नदाता होता है, किसान दयालु होता है, किसान अपने परिश्रम के बल से अपने देश को अपने कंधे पर धारण करके चलने वाला सहिष्णु व्यक्ति होता है। वो किसी तरह से उपद्रवी, आताताई, अत्याचारी नहीं हो सकता है। लेकिन आज ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विरोधी देश एक दूसरे देश पर चढ़ाई करके उसे फतह करने का प्रयास कर रहा हो। आज ऐसा कुछ दिख रहा है। अरे तुम बड़े जमींदार हो, सुखी संपन्न हो। आज भारतवर्ष के जितने भी प्रांत हैं, हर प्रांतों में किसान हैं, हर प्रांतों में खेती बाड़ी का काम होता है। हर प्रांत के किसान चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो अपनी मर्यादा में रह करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सरकार कौन है? सरकार हम और आप ही है। हमारे आपके सहयोग से ही सरकार चलती है। सरकार से ज्यादा चूस लेने की जो मानसिकता है, आखिर अपने देश को कंगाल बनाने की ही तो साजिश है। हमारी सरकार के पास अगर पूंजी रहेगी तभी तो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में विकास कार्य होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अपना देश स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, दीनता हीनता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जबरन दबंगई दिखाकर, दादागिरी करके अगर सरकार से हम कुछ छीनने का प्रयास करेंगे तो यह कहां तक न्यायोचित है? ये तो एक अन्याय की श्रेणी में दिखता हुआ परिदृश्य बन जाएगा। आज वही माहौल देखने को मिल रहा है। यहां तक कि उन किसानों के बीच में आकर के जितने भी राष्ट्रद्रोही लोग हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं और वो भी अपनी मानसिकता को एक राष्ट्रद्रोह के रूप में सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहां तक उचित है? हम अपने ही देश के द्रोही बन करके दिख रहे हैं। ये तो शर्म की बात है। हम अपने राष्ट्र से प्रेम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र से
बैर करना, द्वेष करना, ये तो एक किसी राष्ट्रद्रोही का ही कृत्य हो सकता है। राष्ट्र प्रेमी कदापि ऐसा नहीं कर सकते। और आज का जो परिवेश है, आज जो देखने में आ रहा है, आज हमारे रक्षक जिस तरह से मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, ये तो एक शत्रु का ही कार्य हो सकता है, जिसे देश कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिसे शासन सत्ता कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और ऐसे लोगों के सामने देश का झुकना भी बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के सामने प्रशासन को झुकना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाने की आवश्यकता है। तो आइए रचना की तरफ तत्वतः समझने का प्रयास करते हैं। पाक न टूटा किंतु आज खुद हिंद टूटता दिखता है। सुनाई तो पड़ता है कि पाकिस्तान खंड खंड में टूट रहा है। बलूच विद्रोह, पख्तून विद्रोह, सिंधु विद्रोह, और लोग विद्रोह कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो दिख रहा है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पे पहुंच चुका है। तो क्या आज उसी पाकिस्तान की तरह भारत भी टूटता हुआ दिख रहा है? आज भारत में भी वही रोग लग गया है, पाकिस्तान का रोग भारत में भी लग गया है। भारत भी अपने टूटने की कगार पर दृष्टिगोचर हो रहा है। पाक न टूटा किंतु आज खुद हिंद टूटता दिखता है। रक्षक बन के भक्षक क्यों गंदा इतिहास ये लिखता है। भारत से एक प्रांत मिट रहा, राष्ट्रद्रोह इतिहास लिख रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब भारतवर्ष का कोई प्रांत ही नहीं है। पंजाब एक पाकिस्तान बनकर के भारत के साथ बर्ताव कर रहा है। क्या इस तरह का बर्ताव उचित है? अपने ही राष्ट्र के साथ, अपने ही राष्ट्र के प्रांत अगर ऐसा बर्ताव करेंगे तो भारत की एकता, अखंडता कायम रह सकेगी? तो क्या इन लोगों का इस तरह का कृत्य उचित कहा जा सकता है? आज ये लोग सिख गुरुओं की उज्जवल कीर्ति में, जैसे रामचरितमानस में कहा गया था ना, ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका, ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका, होम तात जन बनहु कलंका, ऐसा ही कुछ चौपाई है। उसका आशय यह है कि चंद्रमा रूपी धवल कीर्ति के अंदर आप धब्बे के स्वरूप में मत बनिए। तो वो तो पुलस्त ऋषि के लिए, पुलस्त ऋषि की धवल कीर्ति जो है, उसको जिस तरह से रावण कलंकित कर रहा था, आज उसी तरह से सिख गुरुओं की उज्जवल कीर्ति को, उज्जवल यश को, ये आज जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, वो निसंदेह सिख गुरुओं के उज्जवल मान सम्मान को जो है वो धब्बा युक्त बना रहे हैं। ये पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये इनके द्वारा कुकृत्य किया जा रहा है। इसे सत्कर्म कदापि नहीं कहा जा सकता है। ये कुकृत्य करके अपने पूर्वजों का स्वयं अपमान कर रहे हैं। ये लोग संपूर्ण पंजाबी समुदाय के शत्रु हैं।
पंजाबी जो पंजाबी समुदाय अपने गुरुओं को आदर्श का पालन करता है, गुरुओं के मान सम्मान को महसूस करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसे लोगों को आगे आकर के इन लोगों के कृत्य को समाप्त करने के लिए सलाह देना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। किसी प्रांत को, किसी धर्म गुरुओं को इस तरह से ये लोग कलंकित कर रहे हैं, ये उचित नहीं कर रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा है। एक नहीं कई प्रांत तोड़कर ले लेने की साजिश है। भारत हिंदू वेश धरे बहु जिन्ना और बहु हाफिज है। बंग कोच पंजाब बचाओ बनता सब शिकार दिख रहा। एक प्रांत नहीं, कई प्रांत पर आफत मंडरा रही है। ये पंजाब की ही बात मत सोचो। पंजाब के लोग जिस तरह से ये साजिशों के तहत अपने ही राष्ट्र के शत्रु बनकर के दिख रहे हैं, इसी तरह बंगाल की भी हालत है। आज बंगाल में भी वहां का शासन सत्ता एक कहने के लिए हिंदू महिला संभाल रही है, लेकिन वो हिंदू महिला हिंदू भाइयों बहनों के साथ, हिंदू स्त्रियों के साथ कितनी अपबद्धता करवा रही है। किस अधः गर्त में वहां के हिंदुओं को ये गिरा करके क्या कुछ करना चाह रही है, और ऐसी सत्ता लेकर के वो करेगी क्या, उसकी मानसिकता समझ में नहीं आ रही कि वो कितनी पतित भ्रष्ट मानसिकता की औरत है। जिसके हाथ में आज शासन सत्ता आ गया है तो वो स्वयं को उस प्रांत की मालिकिन समझ रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि एक आम नागरिक की तरह वो भी भारतवर्ष की एक नागरिक ही है। किंतु वो अपने षड्यंत्र के तहत एक तो अपने राष्ट्र को दूषित करके, अपने राष्ट्र को समाप्त करने की नीयत लेकर के बहुत बड़ा अधर्म कर रही है, और दूसरा अधर्म हिंदू औरतों के साथ इस तरह का दुष्कृत्य करके तदाटित कर रही है, जो संपूर्ण भारत देख रहा है। संपूर्ण भारत की निगाह में वो एक निकृष्ट महिला की श्रेणी में है। ऐसी स्वयं की छवि बना करके उस किस राजभोग का सुख करना चाहती है, और क्या कुछ करेगी? क्या अपने वृद्ध होते हुए शरीर को युवा अवस्था में पुनः वापस लाएगी? क्या अपनी जिंदगी की एक श्वास भी अधिक वो ले सकेगी? समय आते ही काल उसे उठा ले जाएगा। लेकिन किस निकृष्ट मानसिकता का परिचय देते हुए वो बंगाल की सत्ता को काबिज करके बैठी है, आप स्वयं सोच सकते हैं। और ठीक इसी तरह केरल के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर इसी तरह से हिंदुओं को मिटा करके, उनका धर्म परिवर्तन करा करके, वहां की डेमोग्राफी पूर्ण रूप से बदल करके उसे एक शत्रु राष्ट्र बनाया जा रहा है। तो ये जो सीमावर्ती 3 प्रांत है, आज पंजाब में इस तरह से कृत्य हो रहे हैं। वो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है। अगर पाकिस्तान से गोला बारूद पंजाब में लाया जाएगा तो उसे कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन रखवाली करेगा? अगर इतनी ही देश के साथ साजिश हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। और ये लोग किसके बलबूते पर, किसके बल पर इतना
उपद्रव मचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये लोग दिल्ली को काबिज करके दिल्ली को अपने आगोश में लेकर के मिटा देने की नीयत रख रहे हैं? क्या इनके हाथ में अगर दिल्ली आ गई तो क्या ये मिटा देंगे? निसंदेह इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्योंकि इन प्रांतों में जिन्ना और हाफिज सईद से कम भयंकर लोग नहीं हैं। जो हिंदू के देश में जिन्ना और हाफिज जैसे लोग हैं, इनको देश से कोई लगाव नहीं है। ये देश के साथ कुछ भी अधर्म अन्याय कर सकते हैं, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता है। यही वास्तविकता है और इस बात की गहराई को सरकार को ध्यान में रख करके ही अपना कदम बढ़ाना है। किसी भी तरह से इन साथियों के मंसूबों को सफल नहीं होने देना, यही मेरा निवेदन है अपने राष्ट्र के जवाबदार लोगों से। हमें किसी चीज का, नियम कानून का कोई जानकारी नहीं है कि क्या कुछ बोलना उचित है और क्या कुछ बोलना अनुचित है, लेकिन इतना अवश्य ज्ञात है कि हमारा राष्ट्र अखंड रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही कामना हम भारत की एक इकाई होने की वजह से अपने हृदय में रखते हैं। और यदि हमारे देश के ऊपर किसी साथी द्वारा किसी तरह की क्षति पहुंचाई जा रही है और वो चीज हम देख रहे हैं, तो ये हम अपना अधिकार समझते हैं कि हम उसका विरोध करें, क्योंकि लाखों गरीबों के जवान बेटे इस देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए हैं। ये जो लोग राजनीति खेल करके इन प्रांतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके परिवार का कोई बेटा शहीद होकर के तिरंगे में लपेट करके घर नहीं आया है। अगर इन लोगों की वजह से देश को किसी तरह का नुकसान होता है तो हम गरीब आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारे घर के बच्चे सीमा पर सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं। इस देश की रक्षा हमारे गरीब घर के बेटे करते हैं और इस देश को अगर कोई क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहा है तो हम ऐसी राजनीति को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना तो हम समझते हैं। और किसी राष्ट्रद्रोही को हम कभी सम्मान नहीं दे सकते जो अपने राष्ट्र को अपने सत्ता भोग सुख के लिए अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है। ऐसे राजनेता को हम राष्ट्रद्रोही समझते हैं। ये सब कृत्य देख करके एक भारतवर्ष के सच्चे नागरिक का हृदय दुखता है। हृदय दुखता है जो अपने बेटों को गंवाते हैं सीमा पर। वो बहुत सारे किसानों के बेटे हैं जो फौज में भर्ती होते हैं, सीमा सुरक्षा में अपनी जान को गंवाते हैं। बहुत सारे किसान के ही बेटे हैं, 80% किसान के ही बेटे हैं फौज में। किसी सेठ साहूकार, किसी राजनेता के बेटे नहीं हैं। 80% किसानों के ही बेटे हैं जो देश की रखवाली कर रहे हैं। तो इस तरह किसान के नाम पर अगर कोई राष्ट्रद्रोही कृत्य करे
तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और प्रशासन को ऐसे लोगों को तत्काल सबक सिखाने की आवश्यकता है। राष्ट्र शत्रु मंशा खराब कर देश तोड़ना चाह रहे। जो राष्ट्र के शत्रु हैं, जो विदेशों से एनजीओ के माध्यम से पैसा खा रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं, और राष्ट्र के शत्रु लोग जो है देश को तोड़ने के लिए एक रोटी के टुकड़े को पा करके और अपने हीरे को गंवा रहे हैं। उन्हें इस चीज का ज्ञान भान नहीं है कि वो किस चीज का सौदा कर रहे हैं। जिस चीज का सौदा सोचना भी नहीं चाहिए, उस चीज का सौदा कर रहे हैं। एक तरफ राष्ट्र है, राष्ट्र की मर्यादा है, राष्ट्र की महानता है, राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति है, और दूसरी तरफ उन स्वार्थियों का टुकड़ा है जो टुकड़ा लेकर के धनवान बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर विदेशों से पैसा लेकर के तुम करोड़पति बन भी गए, तो कल अगर देश मुसीबत में फंस जाएगा, गुलाम बन जाएगा, तो क्या तुम्हारा करोड़ों रुपए तुम्हारी रक्षा करेगा? वो तुम्हारा करोड़ों रुपया आज जो विदेश तुमको दे रहा है, जो शातिर लोग आज तुमको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, कल वही आकर के तुम्हारा करोड़ों क्या, तुम्हारे घर की हांडी बर्तन भी छीन लेंगे तुमको, और तुमको रोड का भिखारी बना करके छोड़ देंगे। तुम किस चीज का सौदा कर रहे हो? देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। कितनी बड़ी नासमझी का कार्य कर रहे हो तुम। कभी अनुमान भी लगाते हो? अनाज ही तो खाते हो ना, तो इतना तो सोच समझ सकते हो कि मैं एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने बेशकीमती हीरे को बेच रहा हूं। इतना तो समझना चाहिए। अपने जीवन को बेच रहे हो, अपने देश की आजादी को बेच रहे हो। राष्ट्र शत्रु मंशा खराब कर देश तोड़ना चाह रहे, सत्ता मद में अंधे बनकर लुटे हुए भर आ रहे। ठीक है, आज अगर तुम किसी तरह से असंतुष्ट हो, किसी तरह से तुम क्षुब्ध हो, तो उसके कारण को देखिए। उसके कारण जब आप देखेंगे तो स्वयं आपकी ही कमी उसमें दृष्टिगोचर होगी। इस संसार में काबिलियत के बल पे सब कुछ संभव किया जाता है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप राष्ट्र सेवा करने के लायक नहीं हो। नाच आती नहीं और स्टेज पर कूद कूद करके जाने के लिए पागल हुए हो? पहले नाचना सीखो, पहले नाचना सीखो, तब स्टेज पर जाओ, तब तुम्हें मान सम्मान प्राप्त होगा। नाचने तो आता नहीं है और निकल पड़े हो राष्ट्र सेवा करने के लिए। राष्ट्र सेवा क्या कुछ चीज होती है, कितना दिव्य कार्य है राष्ट्र सेवा करना, जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राष्ट्र को विकसित बनाना, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना, अपने राष्ट्र के दीनहीनों के प्रति समर्पित भाव से सेवा करना, हर प्रजा के अंदर ईश्वर को देख करके उनके जीवन को खुशहाल बनाने की इच्छा रखना, ये राष्ट्र सेवा होती है। तुम तो राष्ट्र सेवा करने जाते हो और खुद की तिजोरी भर के रख लेते हो। नियत के चोर हो, तुम्हें तो राष्ट्र सेवा करने ही नहीं आता है। तुम तो डकैत हो, लुटेरे हो, इसलिए सत्ता सुख पाना चाह रहे हो। तो अगर तुम नहीं पा रहे हो, तुम्हें
देश चलाने नहीं आता है तो तुम्हें जनता अगर निकाल करके बाहर रख दिया है तो कोई सत्कर्म करो, कोई अच्छा नेक कार्य करो। जो नेक कार्य कर रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके जुड़ो, चलो, अपनी कमी को महसूस करो। उसके बाद तुम्हारे कार्य को देख करके जनता तुम पर भी विश्वास करने लगेगी। तुम भी कहीं से लड़ करके पुनः सत्ता पा सकते हो, पुनः तुम्हारे बुरे दिन अच्छे बन सकते हैं। ऐसा कुछ सोचने की बजाय तुम राष्ट्र को मिटाने के लिए ही पगलाए हुए हो। क्या राष्ट्र तुम्हारी बपौती है? एक आम नागरिक से ज्यादा क्या तुम्हारी हैसियत है? तुम नेता बन चुके हो, प्रजा के मतदान से नेता बन चुके हो, प्रजा के मतदान से तुम श्रेष्ठ बन चुके हो, प्रजा के मतदान से तुम पैसे वाले बन चुके हो। प्रजा ने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया है। जिस प्रजा को, जिस राष्ट्र को मिटाने के लिए आज पगलाए हुए हो, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ प्रजा का दिया हुआ है, देश का दिया हुआ है। फिर भी वैर भाव, फिर भी शत्रुता। आखिर अपने राष्ट्र को मिटा करके तुम चाहते क्या हो? राष्ट्रपति शासन लागू कर तीनों प्रांत बचाओ। राष्ट्रपति शासन लागू कर तीनों प्रांत बचाओ, वरना इन्हें आजाद बनाकर फिर भारत तुड़वाओ। निश्चित ऐसा ही विचार कुछ मिल सातिर से शत्रु सीख रहा। निश्चित रूप से विदेशी षड्यंत्रों के तहत पंजाब की शासन सत्ता संभालने वाले, बंगाल की शासन सत्ता संभालने वाले, केरल की शासन सत्ता संभालने वाले, ये जितने सीमावर्ती प्रांत हैं, इन तीनों प्रांतों की शासन सत्ता संभालते हुए जो लोग दिख रहे हैं वो निस्संदेह सबके दायरे में, निस्संदेह ये विदेशी शत्रुओं से मिले हुए हैं और उनके इशारे पर चल रहे लोग हैं। एक कल भारत को कोई बड़ी क्षति पहुंचा दें, किसी प्रांत को तोड़ करके, अराजकता फैला करके भारत माता के फिर टुकड़े बना दें, इससे पहले प्रशासन को जागना होगा। ऐसे प्रांतों को राष्ट्रपति शासन लागू करके उसे अपने अधीन लेकर के चलाना होगा। जो ऐसे शासक दिख रहे हैं, जो संदेह के घेरे में हैं, जो कुकृत्य करके अपने ही राष्ट्र को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे राजनेताओं के ऊपर केंद्र सरकार की नजर होनी चाहिए, राष्ट्रपति की नजर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की नजर होनी चाहिए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की नजर होनी चाहिए, रक्षा मंत्री की नजर होनी चाहिए। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इससे होने वाली क्षति को देखना चाहिए कि एक कितनी बड़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। आज ये तीन प्रांत की स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई है। क्या करेंगे? इन तीन प्रांतों को छोड़ देंगे? यूं ही टुकड़े भारत को फिर से टूटने देंगे? कदापि नहीं। इन तीनों प्रांतों को केंद्र अपने कब्जे में ले और वहां सुधार करके पुनः भारत का अभिन्न अंग बना रहे, ऐसा कुछ प्रयास करना वाजिब है। अब नियमतः संवैधानिक रूप से क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है
उसका उसका मुझे ज्ञान भान नहीं है, लेकिन इतना तो जानता हूं कि मेरे भारत को पुनः टूटने नहीं देना है। कोई कुछ भी कर ले, भारत पुनः टूटना नहीं चाहिए। फिर भारत के इर्द गिर्द दो चार पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। मेरी ये मानसिकता है, मेरी ये भावना है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। क्या कहना उचित है, क्या कहना उचित नहीं है, इस चीज को मैं नहीं जानता। मैं कोई वकालत नहीं पढ़ा, मैं कोई संविधान की सीमाओं को नहीं जानता कि एक नागरिक का क्या कुछ कहना उचित है और क्या कुछ कहना अनुचित है। इसका मुझे ज्ञान भान नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान भान जरूर है कि मैं इस भारतवर्ष की एक इकाई हूं और अपने भारतवर्ष का हित चाहना ही हमारा परम धर्म है, और भारत पर आते हुए खतरों को देखना, अपने राष्ट्र को जगाना हमारा परम दायित्व है। लायक फिर नालायक बनकर गर्दिश पथ अपनाए हैं। लायक फिर नालायक बनकर गर्दिश पथ अपनाए हैं, सत्ता सुखी हवस भयंकर मनमत बीच समाये हैं। खेद जनक कुकृत्य अपना, खेद जनक कुकृत्य अपना, अपना कायर के हाथ बिक रहा। खेद इसी बात का है कि हमारे ही अपने सज्जनता की जगह दुर्जनता कर रहे हैं। वो किसी के बहकावे में आकर के स्वयं का अहित करने के लिए उन्मत्त है, आमादे हैं। ये खेद की बात है। और सत्ता सुख की भयंकर हवस जो उनके अंदर समाई हुई है, लूट खाने की जो जिज्ञासा उनके अंदर समाई हुई है, वो इतनी अधिक प्रबल रूप से मुखरित हो चुकी है कि वो राष्ट्र को मिटाने के जैसा कुकृत्य अपना करके अपने ही लोग पराये बन गए हैं। अपने ही लोग विदेशी हाथों में राष्ट्र का अहित चाहने वाले लोगों के हाथ में बिक करके अपने ही देश को गर्त में ढकेलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ये दुख की बात है, ये बहुत गलत हो रहा है और ये क्षमा योग्य नहीं है। तो हमारा भारतवर्ष की एक इकाई होने की वजह से हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र का शुभ चिंतन करें, अपने राष्ट्र की भलाई को ध्यान में रखें और जहां तक हो सके राष्ट्र को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। अगर किसी तरह का कोई अनुचित शब्द हमारे मुंह से निकला हो तो मुझे क्षमा करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं तो स्वयं आनंदित रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन हूं तो भारतवर्ष की संतान। अगर माता के साथ कोई अभद्रता करेगा तो क्या एक उसका संत पुत्र आहत नहीं होगा? क्या वो अपनी माता की सुरक्षा के लिए चिंतन मनन नहीं करेगा? तो मैं अपने भारत का अहित होते हुए कदापि नहीं देख सकता। यही मेरी सच्ची धारणा है। मेरी यही इच्छा है कि हमारा भारत
सुखी रहे, समृद्ध रहे, भाईचारा रख करके, कंधे से कंधा मिला करके अपने राष्ट्र को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाए। जिस तरह से आज राष्ट्रभक्त लोग भारत को पूरे विश्व में एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका पैर पकड़ करके खींचने वाले जो हैं ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं और इनका कृत्य कदापि क्षमा योग्य नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।